हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आशा करते हैं आप इस कोविड-19 में सुरक्षित होंगे और वैक्सीनेटेड हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 20 जीके क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट माय क्वेश्चंस। सबसे इजी दोस्तों, जो आप पहला क्वेश्चन, आप तो 24 घंटे में से 12 घंटे हर स्टूडेंट के हाथ में रहता है दोस्तों पेन। तो आज हमें आपके लिए लाए हैं पेन का फुल फॉर्म। तो पेन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है पावर एलिजिबल नेटवर्क, पावर ऑफ इनरिच्ड नेटवर्क, पावर ऑफ इनरिच्ड नेक्स्ट एंड पावर ऑफ इनरिच्ड इन निप। दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं, मैंने इसमें टॉप 21 क्वेश्चंस डाले हैं और कुछ आपके लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने से अपने आप को आजमाइए दोस्तों कि आप 20 में से कितने का आंसर दे पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपने कितने में से कितने का आंसर सही दिया है। आप देख लीजिए 21 क्वेश्चन है इसमें, और 21 में से आउट ऑफ कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप स्वयं देखिए, आप अपने आप को आजमाइए। मैं तो बस एक जरिया हूं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों पावर इनरिच्ड इन निप। ठीक है दोस्तों, फोर्थ आंसर सही होगा। ये आपका पेन का फुल फॉर्म होता है, आप याद रख लीजिए। आइए, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर या श्रीनगर और कश्मीर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर, लेकिन दोस्तों हमें अधूरी जानकारी है। दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? दो भाग में। एक ग्रीष्मकालीन के हिसाब से, यानी एक गर्मी के मौसम के हिसाब से, और एक ठंडी के मौसम के हिसाब से। तो जो हम जानते हैं श्रीनगर, वो हमारी ग्रीष्मकालीन के हिसाब से है, यानी गर्मी के मौसम की तरफ से है। लेकिन जो हमारी शीतकालीन यानी ठंडी के समय की जो राजधानी है वो है हमारी दोस्तों जम्मू। तो आप जम्मू को ऑप्शन टिक करेंगे। अक्सर लड़के इसी में गलती कर जाते हैं और वो श्रीनगर आंख मूंद के लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? यूपीएससी के चेयरमैन आपके पास ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ब्रजराज शर्मा, प्रदीप कुमार जोशी या मनोज सिन्हा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी जी। ये हमारे यूपीएससी के चेयरमैन हैं। अब यूपीएससी पे मुद्दा छिड़ा है तो दोस्तों मैं आपको यूपीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। यूपीएससी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपको बता दें यूपीएससी जो है, यूपीएससी का इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1926 में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसएससी का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है। ये एसएससी का हेडक्वार्टर बहुत ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन इसे आप रखिए, टिक लगाइए एसएससी और यूपीएससी को, क्योंकि आप अक्सर पुलिस की तैयारी करते हैं और पुलिस की तैयारी के लिए पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास एसएससी हेडक्वार्टर कहां स्थित है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद या मुंबई। तो आप टिक करके कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए, तब हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेस्ट है। अगला दोस्तों, एसएससी जैसे मुद्दा उठा है दोस्तों, तो मैं आपको एसएससी के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, अक्सर लोग एसएससी, सीजीएल, एसएसजी, एमटीएस की फॉर्म डालते हैं, लेकिन एसएससी का ही उनको फुल फॉर्म नहीं पता होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे लोग के लिए एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन आयोग, हिंदी में से बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग, या इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और दोस्तों जो एसएससी के वो हैं चेयरमैन, वो कौन है दोस्तों? एसएससी के चेयरमैन, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन आपके प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, तो एसएससी के भी चेयरमैन होते हैं। तो एसएससी के चेयरमैन जो अध्यक्ष है वो है हमारे ब्रजराज शर्मा। कौन है दोस्तों? ब्रजराज शर्मा जी। कौन है दोस्तों? ब्रजराज शर्मा जी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एसएससी है इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको
कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है के शर्मा, मनोज सिन्हा, पंकज मित्तल या एम माहेश्वरी राव। ये चार ऑप्शन आपके पास, तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त किसे चूज किया गया है। तो दोस्तों आप सही ऑप्शन होगा के शर्मा जी को। के शर्मा जी को जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारी आप जान लीजिए जो बहुत ही जरूरी है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू और जो कश्मीर है, ये हमारा अब क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरीज हो गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कब से हो गया है और क्यों हो गया है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 के बाद से जम्मू कश्मीर को स्टेट लेवल से हटाकर यूनियन टेरिटरीज में रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो शीतकालीन राजधानी है ठंडी के समय की, वो होती है दोस्तों जम्मू, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है आपकी श्रीनगर। और दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। के शर्मा आपके नए चुनाव आयुक्त हैं। और दोस्तों जो पंकज मित्तल हैं, ये हैं हमारे उच्च न्यायालय के, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश यानी जज हैं, ये मेन जज। ठीक है, कौन? पंकज मित्तल। कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के। ठीक है फ्रेंड्स, और उपराज्यपाल पूछे तो आप मनोज सिन्हा लगाएंगे, नया चुनाव आयुक्त पूछे तो आप के शर्मा को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन के शर्मा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हमारे कौन है, जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त हैं, सुनील अरोड़ा जी, शरद अरविंद बोबड़े जी और एम माहेश्वरी राव। चार ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तीन ऑप्शन है, तो कौन है दोस्तों हमारे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है एम माहेश्वरी राव जी को। किसको? एम माहेश्वरी राव जी को नियुक्त किया गया है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर। तो आरबीआई के बारे में हम कुछ जान लें। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों जो आरबीआई है, भारत में जितने भी बैंक है दोस्तों, भारत में जितने भी बैंक है भारत के अंदर, उन सभी को कौन प्रमोट करता है, कौन रेगुलेट करता है? वो करता है आरबीआई। यानी आरबीआई के कंट्रोल में इंडिया के सभी बैंक होते हैं। और दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 के दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का गवर्नर जैसे हमारे स्टेट का गवर्नर होता है, उसी तरह आरबीआई का भी गवर्नर होता है। तो आरबीआई का गवर्नर हाल ही में किसे बनाया गया दोस्तों? शक्तिकांत दास जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास शरद अरविंद बोबड़े जी, के शर्मा जी, पंकज मित्तल जी या इमरान खान। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा शरद अरविंद बोबड़े जी। ये हमारे 2021 के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं हम। जो दोस्तों जो हमारे ये मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन? यही हाल ही में बनाए गए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये आप याद रखेंगे। लेकिन जब दोस्तों जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश पूछे तो आप बताएंगे पंकज मित्तल जी को। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश बोले तब आप शरद अरविंद बोबड़े जी को लगाएंगे, और जब आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश, तब आप पंकज मित्तल को टिक करेंगे। के शर्मा आपके कौन है दोस्तों? के शर्मा है हमारे नए चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर के। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। के शर्मा क्रिकेटर भी थे पाकिस्तान के, और इन्हें क्या बना दिया गया? इन्होंने चुनाव जीता तो इनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऊपर वाले क्वेश्चन में मुख्य न्यायाधीश था, क्या है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन
पंकज मित्तल जी, सुनील अरोड़ा जी, प्रदीप जोशी जी, एम माहेश्वरी राव जी। तो कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा जी। ये हमारे कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाथी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? किसका फ्रेंड्स? हाथी का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं हाथी एक विराट शरीर का होता है, एक विराट शरीर होता है हाथी। क्या होता है दोस्तों? विराट शरीर। तो हाथी का गर्भकाल कितने दिन का है दोस्तों? 284 दिन का, 400 दिन का, 624 दिन का, या फिर 465 दिन का। तो आपको टिक लगाना है, बताना है कौन से कितने दिन का होता है। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों 624, 624 डेज का हाथी का गर्भकाल। गर्भकाल मतलब होता है कि वो प्रेग्नेंट कितनी, उसकी प्रेगनेंसी टाइम कब खत्म होती है। तो 624 दिन के बाद उसके प्रेगनेंसी टाइम खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और दोस्तों कुछ और चीज आप यहाँ जान लीजिए एनिमल्स के बारे में। जो 284 डेज है, ये 284 डेज जो है ये किसके लिए है? गाय के लिए है। गाय का जो गर्भकाल होता है दोस्तों 284 दिन का होता है। 400 दिन का किसका होता है दोस्तों? ये ऊंट का गर्भकाल होता है। ऊंट का गर्भकाल 400 दिन में पूरा होता है, 284 दिन में गाय का पूरा होता है। और 465 दिन में दोस्तों ये घोड़े का गर्भकाल होता है, 465 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, जितना बड़ा शरीर उस हिसाब से आपका गर्भकाल निर्धारित होता है, और जितना छोटा शरीर होगा उतना छोटा गर्भकाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों हमने एक छोटा शरीर के लिए भी लाया है। गिलहरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 21, 23, 95 या 155। तो सही आंसर होगा दोस्तों 21 डेज, क्योंकि गिलहरी आपकी बहुत छोटी होती है दोस्तों, उस हिसाब से इसका प्रेगनेंसी टाइम भी काफी कम होता है 21 डेज का। और 63 डेज का दोस्तों, 63 डेज का किसका होता है दोस्तों? ये 63 डेज का ये होता है आपके डॉग का, जो आपके मोहल्ले में होते हैं डॉग। 95 डेज का ये होता है आपके लेपर्ड का, जिसे आप चीता बोलते हैं। और 155 डेज का ये होता है दोस्तों टाइगर का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, थोड़ी जीके है, जनरल नॉलेज है, तो आपको याद होना चाहिए, और खासकर बायोलॉजी स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, अगली चीज, अब हम थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन उठा के लाए हैं, जो अक्सर पूछा जाता है कि आईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पहले इस आईसीआई का मतलब मैं आपको बता दूं, आईसीआई एक बैंक है दोस्तों। आईसीआई क्या है दोस्तों? एक बैंक है, जो एक प्राइवेट बैंक है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड बैंक है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली को, अनुष्का शर्मा को, MS धोनी को, या फिर शाहरुख खान को। दोस्तों आईसीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान जी को। ठीक है फ्रेंड्स, शाहरुख खान जी को। और जो विराट कोहली है दोस्तों, ये विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ ही साथ ये गूगल डुओ के भी हैं। गूगल डुओ जो आपका साइड होता है जिसमें आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल में, तो उस गूगल डुओ का भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। और साथ ही साथ एक शॉपिंग ऐप है जिसे आप मिंत्रा बोलते हैं, मिंत्रा, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली जी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मिंत्रा है ये एक शॉपिंग का है। गूगल डुओ जिसमें आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं वो गूगल डुओ। और पंजाब नेशनल बैंक का भी विराट कोहली है। अनुष्का शर्मा किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो अनुष्का शर्मा दोस्तों स्किल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, कुशल भारत की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, और MS धोनी की बात बता दी जाए तो MS धोनी जी जो है ये हमारे इंडियन आर्मी भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए क्वेश्चन हमने लाया, इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जैसे मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षय कुमार के हम जान लें। अक्षय कुमार हमारे डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर है, डाबर च्यवनप्राश के। अमिताभ बच्चन हमारे GST के हैं, GST का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स। और सलमान खान जो है दोस्तों ये हमारे पेप्सी, जिसे आप कोको कोला बोलते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर पेप्सी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, ये कुछ सामान्य जानकारी है जो सभी लोग को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगली पंचवर्षीय योजना से है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत सभी लोगों को LPG सिस्टम उपलब्ध कराया गया? ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के तहत सभी लोगों को LPG सिस्टम, LPG का मतलब जो हमारे रेगुलर घर में जो गैस यूज हो रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स,
सिलेंडर में जो भरी होती है, वो कब से उपलब्ध कराई गई, किस पंचवर्षीय योजना से? ऑप्शन है आपके पास 5वीं पंचवर्षीय योजना से, 7वीं पंचवर्षीय योजना से, 8वीं पंचवर्षीय योजना से, या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना से ये लागू कर दिया गया कि एलपीजी सिस्टम्स हर घर में उपलब्ध कराया जाए, जिससे जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को रोका जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा कुछ जान लें, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों इस 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके पहले स्टार्ट कब से हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना? ये स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1992 से स्टार्ट हुई थी, और खत्म कब हुई? 5 साल बाद, यानी 31 मार्च 1997 में खत्म हो गई थी। लेकिन जो ये स्टार्ट हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1992 से, इसके पहले 2 साल का योजना अवकाश लगा था दोस्तों। क्या लगा था? योजना अवकाश, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का एक 90 से 91 के बीच और एक 91 से 92 के बीच क्या लगाया गया था दोस्तों? योजना अवकाश लगाया गया था। उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके जो चेयरमैन थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के, वो कौन थे? उस टाइम करंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था करंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर? पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका डेवलपमेंट रेट, विकास दर जो था, वो कितना था दोस्तों? 5.6%। लेकिन ऑप्टेंट प्राप्त कितना किया गया? 6.8%। यानी ये पंचवर्षीय योजना 100% सक्सेसफुल थी, कई गुना। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका रेशियो था कि 5.6% डेवलपमेंट वृद्धि दर जानी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा चली गई 6.8, यानी ये पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही। और इस साथ ही साथ इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चालू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई बेरोजगार ना हो, सभी घर में रोजी रोटी कपड़ा मकान सभी के पास हो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी। इलेक्ट्रॉनिक का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल या हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक का शहर कहते हैं। और साथ ही साथ बेंगलुरु को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोलते हैं। और बोलते हैं हम इसे अंतरिक्ष का शहर भी हम किसे बोलते हैं दोस्तों? बेंगलुरु को ही बोलते हैं अंतरिक्ष का शहर। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद को हम किस नाम से जानते हैं? हैदराबाद को हम दोस्तों बोलते हैं हाईटेक सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं हम हैदराबाद को। केरल को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? भारत के मसालों का बगीचा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हिमाचल प्रदेश, इसे भी हम जान लें। हिमाचल प्रदेश को हम किस नाम से बोलते हैं दोस्तों? फलों की डलिया। यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे फलों की डलिया बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही एंसेंट हिस्ट्री से लाया है हमने इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी क्या ही क्यों ना हो, युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। आइए हम देखें, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 2 क्वेश्चन इसमें आपके लिए। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पहला ऑप्शन 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, 1760 में आयरकुट और फ्रेंच सेना के बीच, 1761 में अहमद शाह और मराठों के बीच, 1764 में अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच। दोस्तों आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, किसके बीच? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसमें जीत किसकी हुई? क्लाइव की। और दोस्तों जो क्लाइव जैसे ही जीता तो उसी टाइम से भारत में क्या गया दोस्तों? अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई, अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी हमारे भारत में। अंग्रेजी राज्य क्या पड़ गई? नींव पड़ गई। अगर आपसे कोई पूछे किसके शासनकाल से भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी गई, तो क्लाइव था दोस्तों। कौन था? क्लाइव था। और थोड़ा हम इसके बारे में और कुछ जान ले तो दोस्तों 1760 था। 1760 में आयरकुट और फ्रेंच सेना के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें आयरकुट विजयी हुआ था और फ्रेंच सेना बहुत बुरी तरह से हार गई थी। तो ये एक युद्ध है दोस्तों, इसका नाम है वांडी वास का युद्ध, इसे हम बोलते हैं वांडी वास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 में। और 1761 आपको पता ही होगा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 1764 है दोस्तों, ये इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और 3 सेनाओं के बीच हुआ था।
शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। और जैसे ही अंग्रेज जीते थे दोस्तों युद्ध में, उन्होंने क्या कर दिया, 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1964 को, 1764 को। तो जैसे ही अंग्रेज जीते, उन्होंने क्या कर दिया, भारत में अंग्रेजी शासन की प्रभुत्ता स्थापित कर दी। क्या कर दी, अंग्रेजी शासन लागू कर दिया भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन्होंने अंग्रेजी की स्थापना की, भारत में अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला। फ्रेंड्स आइए, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, क्लोरोफॉर्म एक बेहोश करने के लिए यूज किया जाने वाला केमिकल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, CH-Cl3, CaOCl2, CaCO3 या Na2CO3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा CH-Cl3। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है दोस्तों, सिंबल होता है CH-Cl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म का सिंबल होता है। और जो सेकंड दिया है दोस्तों CaOCl2, इसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। थर्ड जो है कैल्शियम कार्बोनेट। और सेकंड जो है ये धोने वाला सोडा है, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, या धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा भी आप बोल सकते हैं, इन्हीं से निरमा बनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीसी की धारा से हमने लाया है। आईपीसी की धारा 378 किस जुर्म के लिए सुनाई जाती है? आईपीसी की धारा 378 किस जुर्म के लिए सुनाई जाती है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आईपीसी काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी धाराएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर पुलिस के एग्जाम के लिए, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में अक्सर धारा, अनुच्छेद, आर्टिकल, एक्ट, इन्हीं के बारे में ज्यादा जिक्र होता है। तो दोस्तों आप सभी को धारा के बारे में तो नॉलेज होता है, लेकिन आप बहुत ही कम लोग को आईपीसी का फुल फॉर्म मालूम है। दोस्तों आईपीसी सब रटते रहते हैं, अपने आप को होशियार सब बनाते हैं, लेकिन आईपीसी का फुल फॉर्म बहुत कम लोग को पता है। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताता हूं आईपीसी का फुल फॉर्म। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। क्या होता है दोस्तों, इंडियन पैनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आईपीसी को। आईपीसी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, किस काल से हुई थी? ये ब्रिटिश काल से आईपीसी को लागू कर दिया था, ब्रिटिश काल से ही आईपीसी को लागू कर दिया गया था। और कब से, 1860 से। और डेट क्या थी दोस्तों 6 अक्टूबर को ही, 6 अक्टूबर 1860 में लागू कर दिया गया था आईपीसी की धारा को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, द एक्ट 378 किस जुर्म के लिए सुनाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है डकैती के लिए, बलात्कार के लिए, चोरी के लिए, या फिर स्त्री लज्जा भंग करने के लिए। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका चोरी के लिए। किसके लिए सुनाई जाती है धारा 378? चोरी करने के लिए। जब आप कोई चोरी करेंगे, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसके लिए आपको धारा सुनाई जाएगी 378। ठीक है फ्रेंड्स, और खासकर जब बहुत बड़ी आप चोरी कर रहे हैं तब आपके ऊपर धारा लगती है। ठीक है, और कुछ धारा के बारे में जान ली जाए। अगर आप डकैती कर रहे हैं किसी के घर में, तब आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? तो आपके ऊपर एक्ट लगेगा 395, 395 धारा। ठीक है, अगर आप किसी का बलात्कार कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्ट लागू होगा 376, 376। और यदि आप किसी स्त्री को परेशान कर रहे हैं या उसका लज्जा भंग कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्ट लागू होगा 354, आईपीसी एक्ट 354 ये लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुंह में पानी लाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय डिश क्या है? भारत का राष्ट्रीय डिश क्या है? ऑप्शन खिचड़ी, निहारी, हिलसा करी या चावल करी। तो आप सभी को पता होगा, आपसे कई ज्यादा लोग चावल और करी को ऑप्शन टिक किए होंगे और कई लोग खिचड़ी को। तो मैं आपको बता दूं, जो खिचड़ी को टिक लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, खिचड़ी सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय डिश 90% खिचड़ी को टिक किए होंगे। तो भारत का राष्ट्रीय डिश क्या है दोस्तों? खिचड़ी। और मैं आपको कुछ रोचक जानकारी दे दूं दोस्तों, जो चावल करी है दोस्तों, ये चावल करी, ये आपको बता दूं मैं, ये श्रीलंका की क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय डिश है। श्रीलंका की राष्ट्रीय डिश है, जिसकी कैपिटल होती है कोलंबो। हिलसा करी दोस्तों, ये आपके बांग्लादेश की, जिसकी कैपिटल होती है ढाका, उसकी राष्ट्रीय डिश है। और जो आपकी निहार है दोस्तों, निहारी, ये आपकी पाकिस्तान की, जिसकी कैपिटल क्या होती है दोस्तों? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की
राष्ट्रीय डिश है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सभी का पता चल गया। खिचड़ी है हमारी भारत की, निहार है हमारी पाकिस्तान की, हिल्सा करी है बांग्लादेश की, और चावल करी है श्रीलंका की। ठीक है फ्रेंड्स, सभी का कैपिटल भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, साल के कौन सी तारीख को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? ऑप्शन है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 अप्रैल या 23 अक्टूबर, 21 मई या 23 नवंबर, या 21 जून या 23 सितंबर। तो दोस्तों हमारा इसका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 21 मार्च 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन ही रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वह कहां पर है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों? ये आपके पास ऑप्शन डल झील, लोकटक झील, चोलुमी झील या सांभर झील। तो दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों चोलुमी झील, जो कि सिक्किम में है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में, लोकटक उड़ीसा में, और सांभर झील राजस्थान में है। पुष्कर भी राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए, बुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन है? भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन है? आपके पास ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, रोमेश दत्त जी, बिहारी लाल गुप्ता जी, सुरेंद्र बनर्जी जी। तो दोस्तों भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, यहां नाथ होगा दोस्तों। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर थे। रोमेश दत्त ये भारत के सेकंड आईएएस ऑफिसर थे, सेकंड। और थर्ड कौन था? बिहारी लाल गुप्ता। और फोर्थ थे सुरेंद्र बनर्जी। यह क्रम आप याद रख लेंगे दोस्तों, सत्येंद्र, रोमेश, बिहारी, सुरेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, आपके क्रम से हमने लिखा है ताकि आपको भी इजी से याद रहे। अब दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। ऊपर हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था दोस्तों, यहां पर इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एसएससी का हेडक्वार्टर कहां स्थित है। एसएससी का हेडक्वार्टर कहां स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और ये कुछ आपके लिए मैं लेके आया हूं क्वेश्चन कि विटामिन के ए के खोजकर्ता, विटामिन बी के, विटामिन के खोजकर्ता, और विटामिन सी एंड डी के खोजकर्ता कौन है? यानी सभी विटामिन के खोजकर्ता मैंने आपसे पूछा है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमें लास्ट में अलविदा आपको कहने से पहले आपको ये बता दें कि आपने कितने टिक सही किए, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें भी पता चले कि आप कितने दूध में और कितने पानी में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। और अब लास्ट में जाकर एक शब्द और कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन लगवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।